सरला बुआ ने घर में घुसते ही प्रश्नों की बौछार कर दी थी। अरे आरती, यह मैं क्या सुन रही हूँ? तूने शादी करने का फैसला किया है? चलो, देर सवेर तुम्हें समझ तो आई। बस एक ही बात का अफसोस है कि तेरे पिता को यह दिन देखना नसीब नहीं था, कहकर वे बैठक में पालथी मारकर बैठ गई और बोली, चल अब बता, लड़का कौन है, कैसा है, क्या करता है तो अपनी ही जात बिरादरी का ना? नहीं बुआ, आरती की छोटी बहन श्वेता बोली। सुशांत उत्तर भारत का रहने वाला है। उसके परिवार के लोग कई पुश्त पहले सिंगापुर में जा बसे थे। ये लो, बुआ मुंह बनाते हुए बोली। एक तो करेला, उस पर नीम का चढ़ा। क्यों आरती, तुम्हें अपनी जात में कोई लड़का नहीं मिला जो इस सिंगापुरिया के साथ ब्याह करने को तैयार हो गई? तेरा भी काम जग से निराला ही होता है। खैर, तू जाने तेरा काम। अब तू बच्ची तो रही नहीं कि तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाए। फिर भी एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि लड़के के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लेना। ऐसा ना हो कि आगे चलकर पछताना पड़े। लड़कों के बारे में पहले ही तू 2 बार धोखा खा चुकी है। आरती का चेहरा मलिन हो गया। बुआ ने उसकी दुखती रग पर हाथ जो धर दिया था। क्या यह उसका अपराध था कि वह 2 बार शादी के लिए ठुकराई जा चुकी थी? उसने उफनते मन से सोचा, उसमें क्या कमी थी? क्या वह सुंदर नहीं थी, सुयोग्य नहीं थी, जो पहले मुकुल फिर कुंदन उसे ठुकरा कर चल दिए थे? आरती को उनके द्वारा दिए गए आघात से उभरने में सालों लग गए थे। कुछ दिन तो वह विक्षिप्त सी हो गई थी। लगता था आंसुओं के सैलाब में वह खुद भी बह जाएगी, पर धीरे धीरे तटस्थ हुई। फिर भी उसके अंदर एक हीन भावना ने घर कर लिया था। वह अंतर्मुखी हो गई थी। घर और कॉलेज दोनों के बीच उसकी दुनिया सिमट कर रह गई थी। बुआ और श्वेता कुछ जरूरी खरीदारी के लिए मार्केट चल दी और आरती घर के पिछवाड़े जा बैठी। मन में तरह तरह के विचार उमड़ने घुमड़ने लगे। बुआ की बातों ने आरती के मन में एक तरह के भय का संचार कर दिया था। सच तो कह रही थी बुआ की वह सुशांत के बारे में जानती ही क्या थी। बस थोड़े दिनों की पहचान के बाद ही वह उसके हृदय के निकट आ गया था और अब वे दोनों विवाह बंधन में बंधने जा रहे थे। आरती को उसकी पहली मुलाकात याद हो आई। वह सड़क पर पानी में भीगती हुई खड़ी थी कि सहसा एक कार उसके पास आकर रुकी और ड्राइवर ने उससे पूछा, मैडम, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? इस आंधी पानी में आपको रिक्शा मिलने वाला नहीं है। आरती को हिचकिचाते देख वह व्यक्ति फिर बोला, घबराइए नहीं, मैं इसी सामने वाले बैंक में अधिकारी हूँ। मेरा नाम सुशांत वर्मा है। वो कार में बैठ गई। घर पहुंचकर आरती ने शिष्टाचारवश सुशांत को कॉफ़ी पीने के लिए आमंत्रित किया तो सुशांत आंख फाड़े उसके मकान को देख रहा था। आप इस हवेली में रहती है? सुशांत ने पूछा। आरती की हंसी छूट गई। हवेली क्या है, एक पुराना मकान है। मेरे पिता ने इसे अपने किसी परिचित से मिट्टी के मोल खरीद लिया था। आप इसे मकान कहती है? यह तो अच्छा खासा महल है। वाह, क्या नक्काशी है! जरा फर्श की टाइल की डिजाइन तो देखिए, लगता है कोई ईरानी कालीन बिछा है। देखकर तबीयत खुश हो गई। फिर कॉफ़ी का घूंट भर कर वह बोला, वाह, आपकी तरह आपकी कॉफ़ी भी लाजवाब है। मुझे पुरानी वस्तुओं को संग्रह करने का बड़ा शौक है। करीब 200 तो गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं मेरे पास। कभी मेरे घर आइए तो दिखाऊंगा। लेकिन कभी क्यों, इसी रविवार को आइए, मैं आपको चाइनीज चाय पिलाऊंगा। वह अभी बैठा बातें कर ही रहा था कि श्वेता आ गई थी। आरती ने उसका परिचय सुशांत से कराया। सुशांत के जाने के बाद श्वेता ने नाक भौं सिकोड़ कर कहा था, दीदी,
तुम भी कमाल करती हो, एक अनजान आदमी को घर में घुसा लिया। यदि वह चोर, डाकू या ठग होता तो? सुशांत से शादी तय होने के बाद एक दिन आरती ने हंसकर उससे कहा था, सुशांत, श्वेता ठीक ही कहती थी, तुम चोर, डाकू व ठग निकले। मैं चोर हूँ, वह कैसे? आश्चर्य का भाव लिए सुशांत बोला, तुमने मेरा दिल जो चुराया। ओह, और डाकू, तुमने मेरे मन पर डाका डाला। और ठग, नहीं, वह शायद तुम नहीं हो, आरती ने उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा था। एक बार वह और सुशांत बैठे बातचीत कर रहे थे तो उसने सुशांत के कंधे पर सिर रखते हुए कहा था, सुशांत, सच सच बताना, तुम मुझसे शादी किस लिए कर रहे हो? सुशांत ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था, तुम कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हो। और आरती ने उससे प्यार से एक धौल जमाई थी। आरती को अब भी विश्वास नहीं होता था कि सुशांत जैसा व्यक्ति उसे अपना जीवन साथी बनाना चाह रहा था। एक तरफ मन पुलकित हो रहा था, दूसरी तरफ एक अनजाने भविष्य की कल्पना से उसका दिल बैठा जा रहा था। क्या सचमुच उसके दिन पलटेंगे? 40 वर्ष एकाकी जीवन बिताने के बाद क्या उसकी आशाएं फलीभूत होंगी? क्या उसे भी वह सब कुछ मिलेगा जो हर औरत चाहती है, यानी घर, पति और बच्चे? आरती को अपना सहमा बचपन याद आ गया। बीमार माँ की तस्वीर आंखों में तैर गई। उनका पीला चेहरा, दमे से जर्जर शरीर, आए दिन वे खाट पकड़ लेती और घर का भार नन्ही आरती के अपरिपक्व कंधों पर आ पड़ता। माँ के निधन के बाद आरती ने घर का भार संभाल लिया। गुड़ियों से खेलने की उम्र में नमक तेल की चिंता में डूब गई। कब बचपन बीता और कब जवानी में कदम रखा, इसका उसे पता ही नहीं चला। कभी कभी सरला बुआ गांव से महीने भर के लिए आ जाती और हर बार पिताजी से एक ही राग अलापती, विश्वनाथ, बिना औरत के तेरी गृहस्थी चौपट हो रही है, तो दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेता? इस उम्र में दूसरा ब्याह? नहीं नहीं दीदी। अरे तो फिर कम से कम आरती का ही विवाह कर दे, ताड़ जैसी लंबी होती जा रही है। आरती ने मुंह बनाया, बुआ, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। बुआ जब भी आती आरती को समझाने की कोशिश करती, अरे बिटिया, शादी के बिना लड़की जात का निस्तार नहीं है। कुंवारी लड़की पिता के घर में बैठी रहे तो लोग क्या कहेंगे? मेरी मान, एक औरत का सच्चा जीवन साथी उसका पति ही होता है। वह अपनी ससुराल में ही शोभा देती है। एक अकेली औरत को यह समाज चैन से जीने नहीं देता। मेरी बात गांठ बांध ले। अकेली क्यों? पिताजी है, राजू व श्वेता है। लो सुनो, अरे पिताजी का साया सिर पर कितने दिन रहेगा? और भाई बहन, वे जवान होते ही अपनी राह पकड़ेंगे। लेकिन आरती ने उनकी एक ना सुनी। आरती कॉलेज गई तो पहले ही दिन मुकुल से उसका साक्षात्कार हुआ। प्रतिभावान, सुदर्शन मुकुल पहली नज़र में ही उसकी नज़रों में समा गया। विवाह के नाम से चिढ़ने वाली औरत मादक स्वप्नों में खो गई। मुकुल भी दिलो जान से उसे चाहने लगा। अब दोनों आतुरता से एक दूसरे की राह देखते और परस्पर मिलने के बहाने ढूंढते। धीरे धीरे दोनों ने यह तय कर लिया कि वे कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही विवाह करेंगे और फिर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाएंगे। अचानक छोटी बहन श्वेता घर से भाग गई। विश्वनाथ यह आघात बर्दाश्त न कर सके। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए। भागने के 4 दिनों बाद श्वेता बीमार पिता को देखने अस्पताल आई। उसके साथ पड़ोस का आवारा लड़का दिनेश था। आरती ने बहन को आड़े हाथों लिया। अरे यूं भागकर चोरी छिपे शादी करने की क्या जरूरत थी? मुझे बताती तो मैं किसी तरह पिताजी को राजी कर लेती। दीदी, पिताजी तो शायद मान जाते, पर दिनेश के माता पिता उसकी शादी किसी मालदार लड़की से करना चाहते थे। फिर उसने तनिक लजाते हुए बताया कि उसका दिनेश के साथ
प्रेम प्रसंग कई महीनों से चल रहा था। बहन की दिलेरी देख आरती स्तब्ध रह गई। इधर अचानक मुकुल ने ऐलान किया कि उसे एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया है और वह जल्दी से अमेरिका के लिए रवाना होना चाहता है। आरती, तुम भी साथ चलो, हम लोग वहीं शादी कर लेंगे, मुकुल ने कहा था। ऐसे कैसे चली चलूं? मुकुल, वह आंखों में आंसू भरकर बोली, तुम तो देख ही रहे हो, मेरे पिता अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं और मेरी बहन का कोई भरोसा नहीं। वह सब मैं कुछ नहीं जानता। मुकुल ने उसकी बात काटी। तुम पारिवारिक मेलों में फंसी रही तो तुम्हारी जिंदगी मिट्टी हो जाएगी। मेरा कहा मानो, सब जिम्मेदारियां, सारे बंधन तोड़ दो और अपना भविष्य बनाओ। पर आरती ऐसा नहीं कर सकी। मुकुल चला गया और धीरे धीरे उसने आरती से अपने सारे संपर्क तोड़ दिए। आरती महीनों रोती रही। जब थोड़ा संयत हुई तो उसने शोध कार्य करने का निश्चय किया। इस सिलसिले में उसका अपने विषय के प्रोफेसर श्री शर्मा के यहाँ आना जाना होने लगा। समय धीरे धीरे सरकता रहा। छोटा भाई राजू एक संगीत ग्रुप में जा मिला था और गिटार बजाते देश विदेश घूम रहा था। श्वेता पति व बच्चों समेत पिता के घर रहने आ गई थी। विश्वनाथ को दोबारा दिल का दौरा पड़ा और इस बार उन्होंने सदा के लिए आंखें मूंद ली। मरने से पहले वे अपना घर आरती के नाम कर गए और आरती से वादा ले लिया कि इस घर को किसी को दान नहीं करेगी, ना ही बेचेगी। आरती एक मशीनी जिंदगी जिए जा रही थी। उसने असमय ही प्रौढ़ता का आवरण ओढ़ लिया था। एक दिन दर्पण में अपना चेहरा देखी तो शंका से कांप गई। यह बालों में सफेदी, चेहरे पर लकीरें, बुझी हुई आंखें, भींचे होठ, यौवन उतार पर था। मन तो शायद कभी का बूढ़ा हो चुका था। लेकिन जब कुंदन ने घर वालों से शादी का प्रस्ताव आया तो एक बार फिर मन में दबी आकांक्षाएं करवट लेने लगी। मन के तार झंझना उठे। कुंदन को देखकर फिर जीने की ललक हुई। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी कि अचानक लड़के वालों ने मंगनी तोड़ दी। कारण पूछने पर वे टाल गए। आरती मरमाहत हुई। उसके आत्मसम्मान को बड़ी ठेस लगी। कुंदन से सवाल जवाब करने के बदले वह मन ही मन सुलगती रही। उसने तय कर लिया कि अब वह एकाकी जिंदगी जिएगी। क्या पुरुष नामी जीव के बिना जीवन काटा नहीं जा सकता? क्या उसके नाम के साथ एक पुरुष का नाम पुछला जुड़ने पर ही उसे समाज में मान सम्मान मिलेगा? सब कुछ तो था उसके पास, पर अध्यापिका की नौकरी, सिर छिपाने का अपना घर, प्यार लुटाने को उसकी बहन के बच्चे, और क्या चाहिए था उसे? लेकिन सुशांत से मिलने के बाद उसे लगा था वह इतने दिनों एक अर्थहीन जिंदगी जी रही थी। उसके हिस्से की खुशियां अपनी झोली में बटोरने के लिए वह ललायित हो उठी। मन में नई आशाएं, नई अभिलाषाएं अंकुरित हुई। दीदी श्वेता ने आवाज दी, अरे तुम यहाँ बैठी हुई हो? बुआ और मैंने सारी खरीदारी कर ली, चलकर देखो। आरती जड़वत बैठी रही। या क्या, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? श्वेता, मुझे बड़ा डर लग रहा है। किस बात का डर? क्या सुशांत से शादी करके मैं सही कदम उठा रही हूँ? अरे पागल हो गई है क्या? यह सब सोचने लग गई आप? बुआ की बातों ने मन में भारी डर पैदा कर दिया है। ओह दीदी, तुम तो जानती हो बुआ को तिल का ताड़ बना देती है। फिर भी जरा सोचा जाए तो सुशांत के बारे में हम जानते ही क्या है। ना ही उसके घर वालों से मिले हैं। पता नहीं हमारी निभेगी या नहीं। ओह दीदी, अब यह सोचना छोड़ो। जब शादी की उम्र थी तो शादी नहीं की। अब इस ढलती उम्र में दुल्हन बनूंगी तो लोग हंसेंगे नहीं? लोगों के कहने की, हंसने की तुम्हें इतनी परवाह क्यों है दीदी? तुम्हारा मन गवाही देता है कि सुशांत भला आदमी है, तुम्हारे योग्य है, तो और क्या चाहिए? सोचती हूँ अब शादी करके क्या होगा? तुम और दिनेश तो हो ही सहारे के लिए। क्यों श्वेता, तू अपनी दीदी को बुढ़ापे में सहारा देगी ना?
श्वेता भाव विभोर होकर आरती से लिपट गई। वाह दीदी, यह भी कोई पूछने की बात है। यदि तुमने आसरा ना दिया होता तो मैं और मेरे बच्चे भीख मांगते होते। दिनेश को तो तुम जानती हो, जमाने भर का नकारा। वो सब छोड़, अब यह तय रहा, मैं सुशांत से शादी नहीं करूँगी। अच्छी तरह सोच विचार कर लो। सोच चुकी। अगली सुबह आरती उठी तो ऐसा लग रहा था कि मन से एक भारी बोझ उतर गया है। घर से निकलकर रिक्शे की तलाश में नजरें घुमा रही थी कि अचानक कानों में आवाज़ पड़ी, आरती तुम। उसने चौंक कर सिर उठाया। कुंदन उसके सामने खड़ा था। यह सोचकर आरती के होठ संकुचित हुए। माथे पर बल पड़ गए कि यही वह फरेबी था जो शादी के बेदी पर उसे ठुकरा कर चला गया था। आरती, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पी सकती हो? आरती को हिचकिचाते देख उसने आग्रह किया। मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आरती अनिच्छा से बैठी कॉफ़ी के प्याले में चम्मच डुलाती रही। कुंदन बोला, आरती, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। हाँ, सो तो तुम हो ही। आरती ने मने ही मन कहा, पर प्रत्यक्ष में वह बोली, अब इन बातों से क्या फ़ायदा। कुंदन पल भर के लिए गंभीर हो गया और बोला, जानता हूँ गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, पर आज इतने सालों बाद तुम्हें अचानक देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। सोचा दो बातें करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ। तुम्हारे साथ भारी अन्याय हुआ और तुमने मुझे कोसा भी होगा, पर हमारी शादी टूटने की एक वजह थी। शादी के चंद रोज पहले तुम्हारे बहन बहनोई मेरे माता पिता से मिलने आए थे। उन्होंने मेरे माँ बाप के कान भरे। तुम्हारे बारे में काफ़ी जहर उगला। उन्होंने कहा कि तुम चरित्रहीन हो। कॉलेज में किसी मुकुल नाम के लड़के के साथ तुम्हारा रोमांस चला था और तुम काफ़ी बदनाम हो गई थी। तुम शादी के बंधन में भी नहीं बनना चाहती थी, वगैरह वगैरह। आरती ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। झूठ, बिल्कुल झूठ, उसने तड़प कर कहा। जानता हूँ यह सब झूठ ही होगा। पता नहीं तुम्हारे परिवार वालों को तुमसे क्या नाराज़गी थी जो उन्होंने तुम्हारी इतनी बुराई की। हमेशा शादी ब्याह के मामले में दूसरे लोग जलन के मारे भांजी मार देते हैं, बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं, पर ये लोग तो तुम्हारे अपने थे, तुम्हारे निकटतम संबंधी थे। उनकी बातों से मेरे माँ बाप पूरी तरह भड़क गए। उन्हें लगा उनके साथ भारी धोखा हो रहा है। उन्होंने आव देखा न ताव चटपट मंगनी तोड़ दी और मुझे लिख भेजा। छोड़िए भी, आरती ने उपेक्षा से कहा। जो बीत गया सो बीत गया। तुम्हारा कहना ठीक है। कुछ देर बाद कुंदन ने कहा, अच्छा तो मैं विदा लेता हूँ। उसके जाने के बाद आरती मरमाहत सी बैठी रही। उसके मन में एक कोलाहल मचा हुआ था। उसके अपनों ने ही उससे छल किया था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? क्यों वे आरती को खुशियों के आड़े आए थे? क्यों उन्होंने आरती का घर ना बसने दिया? सोचकर उसका मन रो उठा। इतना बड़ा विश्वासघात, इतना भारी छल, क्या यह सब सिर्फ इसीलिए कि आरती उनका पालन पोषण कर रही थी? उसने उन्हें रहने के लिए आश्रय दे रखा था। शायद उन्हें डर था कि आरती की शादी हुई तो वे घर से बेघर हो जाएंगे और उनकी आमदनी का जरिया भी जाता रहेगा। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने आरती की खुशियों का गला घोटा था, लेकिन अब और नहीं। आरती अब किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेगी। अब वह किसी के इशारों पर नहीं नाचेगी। वह यंत्रवत उठी और टेलीफोन की ओर बढ़ी। हेलो, उधर से सुशांत बोला। अरे आरती, तुम कहो, कैसे याद किया? सुशांत, हमारी शादी कब की तय है? उसने सूखे कंठ से पूछा। अरे यह भी भूल गई क्या? अगले रविवार को ही तो हमारा गठबंधन है। सुशांत, क्या तुम अभी इसी वक्त शादी नहीं कर सकते? यह क्या कह रही हो? शादी के कार्ड बांटे जा चुके हैं। सगे संबंधियों का जमघट होगा। सुशांत, हमें किसी शोर शराबे की क्या आवश्यकता है? चलो ना, हम अभी शादी कर लेते हैं किसी मंदिर में, लेकिन
इस उतावलेपन की वजह सुशांत का आश्चर्य से भरा स्वर उभरा। नहीं जानती, नहीं बता सकती, बस इतना ही जानती हूँ कि अब तुमसे एक पल का भी क्षोभ बर्दाश्त के बाहर है। अब यह दूरी असहाय है। मैं तुम्हारा होना चाहती हूँ, जल्द से जल्द। प्लीज सुशांत, मेरी इतनी सी बात रख लो। बोलो, आओगे ना? मैं यहाँ इस रेस्टोरेंट में तुम्हारी राह देख रही हूँ। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। आरती सांस रोके वहीं खड़ी रही। उसे लगा कुछ ही पल में एक युग बीत गया हो। सुशांत के आते ही दोनों पास ही के किसी मंदिर में चले गए और दोनों ने शादी कर ली। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।